बेटा आप सभी को याद होगा कि हमने देखा कि प्रकाश का जो अपवर्तन होगा वो हम लोगों को तीन तरह के सरफेस में से पढ़ना है। एक हमने आपको बताई थी स्लैब में से पढ़ना है, ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब में से जब हमने प्रकाश को अपवर्तन कराया तो उसमें हमने देखा कि प्रकाश की जो किरण होती है उसका पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमने कैलकुलेट किया। उसी में हमने अपेरेंट डेप्थ का भी कैलकुलेशन किया। उसके बाद उसमें TIR हम लोग करने लगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरी जो सरफेस हमने आपको बताया था कि कौन सी सरफेस हम पढ़ेंगे, प्रिज्म। तीन तरह के सरफेस का जिक्र किया गया था, ग्लास स्लैब, दूसरी सरफेस आपकी थी ग्लास प्रिज्म, और जो तीसरी सरफेस आपकी पढ़ने को मिलेगी वो आपको लेंस। तो एक सरफेस तो हम स्टडी कर चुके हैं ग्लास स्लैब के बारे में। अब दूसरा जो हम अपवर्तन पढ़ेंगे वो आज हम लोगों को स्टडी करना है प्रिज्म से, कि प्रकाश का जब अपवर्तन किसी प्रिज्म से होता है तो क्या होता है, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को स्टडी करना है। मैं आपको बताऊं, प्रिज्म, ये जो आप इस समय हमारे हाथ में देख रहे हैं इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। ये ग्लास का बना हुआ है, कांच का। और इस प्रिज्म में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब मैं इसको ऐसे दिखाता हूं आपको सामने से, तो आप देखिए इसमें आपको ये त्रिभुजाकार आकृति दिख रही होगी, त्रिभुज जैसा दिखता है ऐसे। इसका जो पीछे का हिस्सा है वो भी ऐसा ही त्रिभुज जैसा आपको दिखेगा। लेकिन अगर हम इसके साइड के हिस्से देखेंगे, ये वाला, तो ये आपको आयत जैसा दिखेगा। इसके बाद ये वाली अगर साइड में दिखाऊंगा आपको तो ये भी आपको आयत जैसी दिखेगी। और अगर हम ये वाली साइड आपको दिखाएंगे तो ये भी आपको आयत जैसी दिखेगी। तो इसको प्रिज्म हम बोलते हैं। तो इस प्रिज्म में कितनी टोटल सरफेस है? 5, जिसमें से 2 सरफेस हम कैसी देख रहे हैं, त्रिभुज के आकार की, और 3 सरफेस हम देख रहे हैं जो आयत के शेप की बनी हुई है। ठीक है, तो आप इस प्रिज्म को देख भी सकते हैं। तो ये प्रिज्म है। इसमें से जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इस प्रिज्म में टोटल कितनी सरफेस है? 5। लेकिन हमारे काम की कितनी पृष्ठ होते हैं एक बार में? 2। एक वो जिसमें से लाइट अंदर प्रवेश करेगी और एक वो जिसमें से लाइट बाहर निकलेगी। ये जो प्रिज्म है, जब भी हम आपको इसको बना के दिखाया करेंगे तो ऐसा सामने से हम आपको बना के दिखाएंगे, और इसलिए हमेशा आपको ये क्या दिखा करेगा सामने? त्रिभुज। तो अगर मैं प्रिज्म को आपको बना के दिखाऊं तो ये इस तरीके का प्रिज्म आपको देखने को मिलेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये जब आप सामने से देखोगे ना इस प्रिज्म को, तो ये त्रिभुज वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है। और ये जो साइड आप देख रहे हैं, ये वाली साइड्स, इन साइड्स में आप समझ सकते हैं कि ये साइड कैसी है, क्या लाइन जैसी है? लाइन जैसी नहीं है। इस साइड में टोटल, आप फिर से देखें, अगर ये त्रिभुज आपको दिख रहा है सामने से, तो ये जो इधर वाली साइड है ये पूरी की पूरी एक पृष्ठ है, पूरा का पूरा एक सरफेस है। ऐसे ही इसके इधर वाली जो साइड है ये भी पूरा का पूरा सरफेस है, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये भी पूरा का पूरा एक पृष्ठ है। ठीक है, तो ये प्रिज्म होता है। प्रिज्म को हमने उसको डिफाइन भी किया है, कैसे परिभाषा उसकी बनाई है कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। समांग मीन्स होमोजीनियस मीडियम। वो जिस चीज का भी बना होगा वो हर जगह एक जैसा डेंस रहेगा। समांग होगा, पारदर्शी होना चाहिए। आप लोहे का, लकड़ी का इस तरीके का बना लो, वो प्रिज्म नहीं कहा जाएगा, उसका पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पृष्ठों से घिरा होता है। 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और इसमें 3 आयताकार, एक इधर, एक इधर और एक ये नीचे साइड में। आई होप कि अब आपको प्रिज्म समझ में आ गया होगा क्या है। अच्छा, इसके बाद यहां पर जैसा कि मैंने बताया हमारे काम के केवल 2 सरफेस होती हैं बस। कौन कौन सी? एक इधर से जहां से हम किरणों को ऐसा डालेंगे इस पे,
ये वाली एक हमारी सरफेस काम की है, और इधर से जहां से किरणें, प्रकाश किरणें बाहर आएंगी, ये वाली सरफेस हमारे काम की है। बाकी तीन सरफेस इसकी जो है, ये ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगल, और ये नीचे जो रेक्टेंगुलर शेप आप देख रहे हैं, ये हमारे काम की नहीं है। अगर आप इसको ऐसा कर लोगे तो फिर ये वाली और ये वाली सरफेस आपके काम की है, ये सरफेस आपके काम की नहीं है। अगर आप इसको ऐसा घुमा के कर लोगे तो फिर ये वाली और ये वाली सरफेस आपके काम की है, ये वाली सरफेस आपके काम की नहीं है। तो ये वाली और ये वाली क्यों काम की है? क्योंकि इसमें से एक में से लाइट को हम डालेंगे और दूसरे में से लाइट बाहर ऐसे निकल जाया करेगी। ठीक है। ये जो तीसरा आयताकार शेप जो नीचे तरफ दिखेगा, इसका नाम हम रखते हैं आधार। क्या नाम हम रखेंगे इसका? आधार नाम रखेंगे। तो ये जो नीचे की सरफेस होगी, इसको हम बोलते हैं आधार, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेस। ठीक है। और जो दो सरफेस आपके काम की है, कौन कौन सी है इसमें? एक ये सरफेस आपके काम की है, एक ये सरफेस आपके काम की है। ये दो सरफेसेस आपके काम की हैं, क्योंकि इनमें से एक में से लाइट हमको आपतित करेंगे और दूसरे से लाइट को हम बाहर निकालेंगे। तो ये जो दो सरफेसेस आपके काम की है, इनको हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोला करेंगे इनको? अपवर्तक पृष्ठ। एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, इन दोनों को हम कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ। अंग्रेजी में इन्हीं को आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं आपकी, एक ये ऐसी सरफेस बनी हुई है, एक ये ऐसी सरफेस बनी है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो ऐसा समांतर नहीं है, ये एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ एंगल से झुकी हुई है। ये जितना भी एंगल इन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच में बनता है, इसको हम बोलते हैं अपवर्तक कोण, या प्रिज्म कोण भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में यहां पर आप देखिए एक एंगल बन रहा है, ये वाला। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको प्रिज्म कोण कहा जाता है, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं सिंबल ए से। कैपिटल ए प्रतीक हम प्रिज्म के कोण का बनाते हैं। ठीक है। और फिर से इस प्रिज्म में आप देखें, ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। ये भी क्या है? और ये क्या चीज है? आधार। ठीक है। अच्छा, इसमें ये दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच एक ये एंगल यहां पर आप देख रहे हैं बन रहा है, ये वाला एंगल। तो ये जो एक एंगल इसमें बन रहा है दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच में, इसका नाम हमने क्या रखा है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। और यही आज हमारी स्टडी इसी में करनी है हमको, प्रिज्म में से, कि प्रकाश किरण कहां से आएगी, किधर जाएगी, कहां रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, यही बस देखना है। तो चलिए देखते हैं फिर इसमें से। इसमें हम एक तरफ से किरणों को भेजेंगे यहां से। तो मैंने ये एक लाइट रे को ऐसे भेजा, ये एक लाइट रे है, प्रकाश की एक किरण। ठीक है। और प्रकाश की वो एक किरण यहां से ऐसा जा रही है। हमने मान लिया कि ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q। तो PQ प्रकाश की किरण आपतित हुई। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं अपवर्तक पृष्ठ, इस अपवर्तक पृष्ठ पर हम ऐसा एक लंब बनाएंगे। ठीक है। परपेंडिकुलर इस पर हम ड्रॉ करेंगे। तो इस अपवर्तक पृष्ठ पर ये हमने एक लंब बना लिया। लंब जो अपवर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, पूरा एंगल इसका 90 डिग्री का रहेगा। आप चाहे ये वाला एंगल ले लो, या इधर अंदर वाला ले लो, ये वाला पूरा कोई भी ले लो, सारे एंगल इसके 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये क्या बनाया हमने? नॉर्मल। अब ये प्रकाश किरण यहां से गई, थोड़ा गौर से देखिएगा, यहां पर एक एंगल बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। ये एंगल अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल है, और आप जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से हम रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। अब क्योंकि प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी पी क्यू, अगर रास्ते में प्रिज्म ना होता तो ये प्रकाश की किरण क्या करती? आंसर है ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे चली जाती, रास्ते में कहीं मुड़ती नहीं वो, ठीक है। ऐसे तो ये लाइट की रे इस तरह से सीधी निकल जाती है यहां से, ये इसके जाने का रास्ता है। ओके, प्रारंभिक मार्ग उसका यही वाला है। अब क्या हुआ कि प्रारंभिक रास्ता तो ये है, लेकिन प्रिज्म के इधर और इधर दोनों तरफ हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं एयर है। हम अपनी सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं कि एयर है। आप क्या सोचेंगे कि क्या एयर के अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या? बड़ा आसान है, आप इसको पानी में डुबा दो तो इसको दोनों तरफ क्या आ जाएगा? पानी। आप तेल में डुबा दो, दोनों तरफ क्या आ जाएगा? तेल। आप ग्लिसरीन में डुबा दो, दोनों तरफ ग्लिसरीन आ जाएगी। ऐसा हो सकता है, या हो सकता है एक तरफ पानी हो एक तरफ एयर हो। फॉर आवर कन्वीनियंस हम मान लेते हैं कि इसके दोनों तरफ अभी एयर है। अच्छा, इसके बाद अब ये प्रकाश किरण गई तो वायु से, और इसको कहां पर जाना पड़ रहा है आपको? कांच में जाना पड़ रहा है इसको। अगर इसको वायु से कांच में जाना पड़ रहा है तो ये अपने रास्ते से क्या होगी? वायु से कांच में जा रही है, इसका मतलब है विरल से सघन में जा रही है। अगर ये विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी, और ये अभिलंब है सघन माध्यम में। अगर सघन माध्यम में ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर जाने का रास्ता ये था, पर वो ऐसे न जाकर हल्का सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुककर ऐसे चली जाएगी, और फिर जितनी देर ग्लास में रहेगी उतनी देर वो अपने रास्ते से विचलित नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी इस तरह से। यहां पर ये अभिलंब है, और अब ये कौन सी किरण बन गई? अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना हुआ? आर, ठीक है। जब ये इस सरफेस पर गई, इसके बाद फिर से ये एयर में जाना चाहती है, एयर में जाना चाहती है, यानी कि ये एक ऐसा सरफेस है जो दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग कर देता है। तो हम यहां पर फिर से एक अभिलंब की आवश्यकता है, ये देखने के लिए कि प्रकाश किरण किधर की तरफ मुड़ जाएगी। तो यहां पर भी एक अभिलंब की आवश्यकता है हमको, तो हमने यहां पर भी एक नॉर्मल ऐसा बना दिया इस तरह से। ये एक नॉर्मल था एन, ये वाला नॉर्मल हमने मान लिया एन डैश। अच्छा, यहां पर प्रकाश की किरण जब जाएगी तो अब ये सघन से विरल में जाना चाहती है। वैसे अगर जाती तो इसके जाने का रास्ता कैसा था? ऐसा सीधा, ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाती, लेकिन क्योंकि सघन से विरल में जा रही है इसलिए यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसा, या अभिलंब से दूर हट जाएगी ऐसे? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश किरण जो कि ऐसा जाना चाहती है ऐसे नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अगर ये अभिलंब है तो और दूर हट के ये ऐसे चली जाएगी इस तरह से। तो प्रकाश किरण का मार्ग आपको दिखा, यहां से पी क्यू, क्यू से कहां पर गई? फिर आर, इस पॉइंट को हम आर मान लेते, और आर से फिर ये एस की तरफ निकल गई ऐसा, देख रहे हैं आप? तो ये प्रकाश किरण का मार्ग है जब किसी प्रिज्म में आप लाइट रे को डालते हैं। तो पहले वो ऐसे गई, ऐसे जाने के बाद इस तरीके से, और फिर ऐसे। आप एक चीज इसमें गौर कर रहे हैं कि प्रिज्म का ये आधार है, जब हम प्रकाश किरण को डालते हैं तो प्रिज्म ऐसे गई, ऐसे और ऐसे चली गई। प्रिज्म जो होता है वो प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ देता है। देखिए आप चित्र में, प्रिज्म ने प्रकाश किरण को ऐसा तो नहीं मोड़ा ऊपर की तरफ, वो प्रकाश किरण ऐसे गई, उसने नीचे की तरफ ऐसा मोड़ दिया यहां से। अब आगे क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा देखने की बात है। यहां पर क्या हुआ है बता सकते हैं? परावर्तन हुआ है, अपवर्तन हुआ है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, अपवर्तन हुआ है। आप देखें यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किरण उसी माध्यम से जाती थी, उसी में वापस लौटती थी। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट पर क्या हुआ है? आंसर है पॉइंट क्यू पर, एट पॉइंट क्यू अपवर्तन हुआ है, रिफ्रैक्शन। पॉइंट आर पर लाइट रे का क्या हुआ है? एट पॉइंट आर इट इज अगेन रिफ्रैक्शन। इस तरह से, ठीक है। एक चीज और, आप चाहो तो ये लाइन हटा दो, ये इसके जाने का रास्ता था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम इस लाइन को हटा देते हैं। यहां आप देखें ये अभिलंब है, और इस किरण को हम बोला करेंगे निर्गत किरण। इसको कौन सी किरण नाम रखा जाएगा? निर्गत किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये अपवर्तित किरण, और फिर ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण। ठीक है। एट पॉइंट आर पर रिफ्रैक्शन हुआ है। रे PQ का नाम क्या है? प्रकाश किरण PQ जो है इसका नाम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। इंसिडेंस रे भी इसको बोलते हैं। रे QR क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। उसके बाद रे RS क्या है? जो प्रकाश की किरण आप RS देख रहे हैं, इसको बोलेंगे निर्गत किरण। निर्गत किरण, इमर्जेंट रे इसको बोलते हैं। ये इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। ये निर्गत किरण होती है। ठीक है। अब ये वाला कोण देखो, क्योंकि यहां पर प्रकाश किरण थी और पृष्ठ पर अभिलंब था, इनके बीच का कोण कितना है? I। यहां पर ये प्रकाश किरण है और अभिलंब है, यहां पर भी एयर थी, यहां पर भी एयर थी। तो वैसे तो ये कोण हम लगभग कैसे मान सकते हैं? बराबर। लेकिन फिर भी हम इसमें से एक को I मान लेते हैं और इसको I डैश मान लेते हैं। आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर P से भेजने पर प्रकाश किरण ऐसे जाती है, तो अगर हम S से वापस इसको भेजेंगे तो उसी मार्ग से वापस लौटेगी। क्यों? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। उस समय ये आपतन कोण होगा और उस वक्त ये अपवर्तन कोण होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं? R डैश। ये अभिलंबों को थोड़ा आप ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, इस तरह से। इसको भी कुछ नाम रख दो, PQRS, इसका A है, और कुछ भी नाम रख दो आप। N तो नॉर्मल के लिए हमने बना लिया है, M रख दो, M हमने मान लिया। ठीक है। अच्छा, तो ये कोण समझ में आ गए। इसको कौन सा कोण बोलेंगे? निर्गत कोण। I डैश का नाम क्या होगा? निर्गत कोण। अब एक चीज देखो, हमने इसमें से प्रकाश किरण जब डाला तो अभी तो फिलहाल दो बातें समझ में आई कि यहां पर और यहां पर प्रकाश किरण का क्या हुआ है? अपवर्तन। और प्रिज्म हमेशा प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ देता है। एक और चीज देखने वाली बात है कि जब प्रकाश किरण अंदर गई थी उस समय इसके जाने की दिशा क्या थी? रास्ता क्या था? ये। और जब ये बाहर निकली है तो इसके जाने का रास्ता ये है। प्रिज्म के अंदर क्या हुआ हमें नहीं पता। प्रिज्म के अंदर कुछ हुआ हमें नहीं मालूम। जैसे आपके घर में अगर दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा इधर से है और एक दरवाजा ऐसा है, आप इधर से अंदर जाओ, अब आप अंदर पता नहीं क्या करो और इधर से निकल के आ जाओ, हमको तो क्या दिखेगा? हमको तो यही दिखेगा ना कि आप इधर से गए हो और इधर से आप निकले हो। आपने कितना एंगल, कितना कोण आपने बनाया अपने जाने वाली दिशा और बाहर आने वाली दिशा के बीच में, वो हम यहां से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो जो ये निर्गत किरण है इसको हम थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे, इस तरह से आप देखिए।
ये निर्गत किरण को हमने थोड़ा सा पीछे बढ़ाया और देखा कि जो प्रारंभिक मार्ग आपका था, प्रारंभिक मार्ग प्रकाश किरण का था, उससे इतना एंगल बनाते हुए प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकली हुई है। इसका मतलब है जाते समय वो इस दिशा में जा रही थी, लेकिन जब बाहर निकली तो वो अपने प्रारंभिक मार्ग से इतने कोण से निकली है बाहर। ये वाले एंगल को हमने एक नाम रखा और इसका एक सिंबल भी बनाया। इसका सिंबल हमने बनाया डेल्टा। क्या सिंबल बनाया इसका हमने? डेल्टा। और डेल्टा का हमने एक नाम रखा विचलन कोण। क्या बोलेंगे आप इसको? विचलन कोण। ठीक है, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं और इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें। जैसे कि डेल्टा क्या चीज है, इसमें तो हमने लिख दिया है निर्गत कोण आई डैश है। डेल्टा यहां पर क्या है? डेल्टा है विचलन कोण। प्रकाश किरण अपने प्रारंभिक मार्ग से इतना विचलित हो गई है, डेविएट हो गई है, इसलिए इसका अंग्रेजी में नाम रखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण हम इसको बोलते हैं, याद रहेगा ये आपको। अब फिर से एक बार, प्रिज्म की इस सरफेस पर क्या हुआ है? अपवर्तन। प्रिज्म की दूसरी सरफेस पर क्या हुआ है? अपवर्तन। लेकिन पूरा प्रिज्म मिला के कौन सा एक्शन हुआ है? आंसर है विचलन। ध्यान रखिए, ये शब्दों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि प्रिज्म की एक पृष्ठ पर क्या हुआ है? अपवर्तन। प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर भी क्या हुआ है? अपवर्तन। लेकिन पूरा प्रिज्म मिला के जो एक्शन हुआ है उसका नाम हम क्या रखते हैं? विचलन। तो प्रिज्म क्या करता है बताइए? विचलन करता है। ग्लास स्लैब क्या करती थी? पार्श्विक विस्थापन करती थी। प्रिज्म क्या करता है? विचलन करता है। और वो भी प्रकाश किरण को विचलित करता है किस ओर? अपने आधार की ओर। तो एक प्रिज्म प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर विचलित करता है। ठीक है, तो आप इसमें से ये नोट बना के लिख सकते हैं। नोट, प्रिज्म अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरण का विचलन अपने आधार की ओर कर देता है। बेटा क्या लिखा हमने नोट में कि प्रिज्म अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरण का विचलन अपने आधार की ओर कर देता है। तो एक ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है कि प्रिज्म के पहली सरफेस पर प्रकाश का क्या हुआ है? अपवर्तन। दूसरी सरफेस पर क्या हुआ है? अपवर्तन। लेकिन पूरा प्रिज्म मिला के जो एक्शन हुआ है वो क्या है? विचलन। और प्रिज्म हमेशा प्रकाश किरण का विचलन किस ओर करता है? आंसर है अपने बेस की ओर। अगर आप प्रिज्म को ऐसा रख दोगे इस तरह से और फिर ऐसे आप लाइट इस पर डालोगे तो भी ये क्या करेगा? इसके अंदर लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे मुड़ जाएगी। लेकिन विचलित हमेशा किस ओर करेगा? विचलित हमेशा ये अपने बेस की ओर करेगा। ऊपर बेस होगा तो ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, नीचे बेस होगा तो नीचे की ओर इस तरह से मुड़ जाएगी। पर प्रिज्म का जो पूरा एक्शन होता है, उसका जो पूरा काम है, दैट इज डेविएशन। विचलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेविएशन। डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है और केवल विचलन को हम डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक चीज और देखी। क्या देखा? ये आपतन कोण आप देख रहे हैं। ये जो आपतन कोण है इसको तो हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। आप जानते हैं प्रिज्म का प्रैक्टिकल आपकी लैब में भी आपको करने को मिलता है, तो अगर आपको कभी मिले तो आप करके देखेंगे।
ये एक बड़ा ही अच्छा प्रैक्टिकल है और उसमें एक बड़ी अजीब चीज आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो कैसे करते हैं प्रैक्टिकल, थोड़ा सा इसके बारे में जरा देख लीजिए। इसके लिए हमारे पास एक सादा पेपर होना चाहिए, प्लेन पेपर। प्लेन पेपर में ऐसा हम ये प्लेन पेपर ऐसा रख देते हैं। एक वुडन बोर्ड होता है लकड़ी का, वो लकड़ी का बोर्ड ऐसी लकड़ी का बना होता है जिसमें जो पिन होती है, पेपर पिन तो सबने देखे होगी, कागज में लगाने वाली पिन, ऐसा लगा देते हैं तो वो पेपर पिन उसमें आसानी से चुभ जाती है। ऐसा वो बोर्ड बना होता है लकड़ी का। तो ऐसा हम उस बोर्ड के ऊपर ऐसे कागज लगा देते हैं। उस कागज पे क्या करते हैं, अपने आप से ऐसी एक सीधी लाइन बना देते हैं। एक सीधी लाइन बनाने के बाद ये जो हमारा पेपर है, एक सीधी लाइन बनाने के बाद इस पर हम इस तरह से ऐसे प्रिज्म को रख के इसका ऐसे बाउंड्री बना देते हैं ऐसे। तो हम कई जगहों पर प्रिज्म को ऐसे रख रख कर उसकी बाउंड्री बना देते हैं। या आप इसको ऐसा नीचे की ओर बना लो, इस तरह से हम उसकी बाउंड्री बना देते हैं। कई सारे प्रिज्म में हम उसकी बाउंड्री बनाते हैं इस तरह से। 2-3 जगह जितनी रीडिंग्स आपको लेनी है, आपको 4 रीडिंग लेनी है तो 4 जगह ऐसा प्रिज्म को रखते जाओगे आप बार बार। यहाँ, फिर थोड़ी दूर में यहाँ, फिर थोड़ी दूर में यहाँ, फिर थोड़ी दूर में यहाँ, और पेंसिल से उसकी बाउंड्री हम खींच लेते हैं तो इस तरीके से आ जाती है। और इस पर हर प्रिज्म में, प्रिज्म हटा दिया, अब ये उसका बाउंड्री बनी हुई है, पेंसिल से बना हुआ फिगर है। हर प्रिज्म में इस तरीके से हमने अभिलंब बना लिए, नॉर्मल। और यहां पर अब हम प्रकाश किरणों को आपतित करते हैं। तो प्रकाश किरण कैसे आपतित करते हैं, उसके लिए हम अपने आप से एक ऐसी लाइन बनाते हैं कुछ एंगल बनाती हुई। मान लीजिए ये वाला एंगल अभी 25 डिग्री का है, 25 डिग्री। इसके बाद एक दूसरी यहां पर बनाते हैं, उसमें इस एंगल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 30 डिग्री, और बड़ा कर देते हैं इसमें 35 डिग्री, इसमें और बड़ा कर देते हैं 40 डिग्री, 45 डिग्री। ऐसे हम आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं। ये सब आपतित किरणें हैं और यहाँ पर चांदी से ये एंगल हम बना सकते हैं। वैसे हमको जो रीडिंग्स लेनी चाहिए हम 5-5 के डिफरेंस में लेते हैं, लेकिन अगर आपको और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2-2 डिग्री, 3-3 डिग्री के डिफरेंस पर लीजिए। 5 डिग्री का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आप 2-2 और 3-3 डिग्री के डिफरेंसेस में लीजिए। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये तो पेपर में इतना बना लिया आपने। अब प्रकाश किरण किधर से आ रही है, कहाँ जा रही है, देखने के लिए हमको पिन की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारी पेपर पिन होती है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो पेपर पिन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइनें हमने बनाई हैं 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री की, इन लाइंस में एक एक करके 2 पिन हम ऐसा गाड़ देते हैं इसमें। जैसे आपका कागज है ये ऐसे, तो ऐसे ऐसे उस लाइन में पिन हम ऐसे गाड़ देते हैं उसमें। तो ऊपर कागज है, नीचे वुडन बोर्ड है लकड़ी का, और मैंने बताया लकड़ी का बोर्ड इतना सॉफ्ट होता है कि आप जब पिन ऐसे उसमें लगाओगे थोड़ी सी ताकत लगा के तो वो चुभ जाया करेगी उसमें। ऐसा लकड़ी का बोर्ड बना होता है। ऐसा बोर्ड नहीं होता कि जब आप उसमें लगाओ तो पिन चुभे ना, चुभ जाएगी, सॉफ्ट बोर्ड रहता है वो। ये 2 पिन हमने लगा दी। अब ये 2 पिन हमने लगा दी तो दोनों पिन एक सीधी लाइन में आ गई कि नहीं आ गई, दोनों एक सीधी लाइन में लगी हुई है, तो दोनों पिन एक सीध में आ गई, एक ही लाइन में आ गई बिल्कुल। अब दोनों पिन एक सीध में आ गई, इसका पता कैसे चलेगा, ये तो बड़ा सिंपल है। आप जब प्रेयर करते समय एक रो में खड़े होते हैं तो अगर आपकी लाइन बिल्कुल सीधी है तो कैसे पता चलता है, अगर हम आगे वाले बच्चे को देखेंगे तो उसके बाद वाले सारे बच्चे हमको नहीं दिखेंगे। अगर आपके बगीचे में 10 पेड़ ऐसा लगे हैं एक सीध में,
तो जब आप एक पेड़ को ऐसे आगे से देखोगे तो बाकी के पेड़ आपको पीछे वाले ये सब छुप जाया करेंगे। तो हम समझ जाएंगे कि तीनों कैसे हैं, एक सीध में है। ये सीध पता लगाने का हमारा एक तरीका है। तो हमने यहां पर पिन गाड़ दिया। अब हम इधर से देखते हैं, इस बोर्ड में ऐसा टेबल पे हमने रख दिया और हम यहां से देखते हैं, यहां से, इधर से, ठीक है। तो ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण के जाने का रास्ता क्या है, ये इसके जाने का रास्ता है प्रिज्म में से, लेकिन क्योंकि बीच में क्या आ गया, प्रिज्म, तो हम क्या देखते हैं कि हमको ये किरण, अगर हम यहां पर आंख रखते हैं तो हमको ये दोनों पिने नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती हैं। ये हमको दोनों पिने, हम यहां से यहां तक खूब ट्रायल एंड एरर करते हैं और हम पाते हैं कि ये दोनों पिन हमको यहां दिखाई देती हैं। इस जगह पर हमको ये पिन ऐसे दिखती हैं। अब जैसे ही मुझे यहां पर आंख रखने से पिन दिखी, अब हम इनकी सीध में एक लाइन बनाना चाहते हैं। कैसे लाइन बनाएंगे, ये बड़ा आसान तरीका है। हम बड़े आहिस्ते से देखकर, क्योंकि उसके पहले हमको कितनी पिनें दिख रही हैं, उसमें 2 पिन हमको दिख रही हैं। कौन सी वाली, एक ये वाली पिन दिख रही है, एक ये वाली पिन दिख रही है। 2 पिनें ऐसे दिख रही है एक सीध में। अगर आप सीध में होंगे तो वो पिनें आपको कैसी दिखेंगी, आगे वाली दिखेगी, पीछे वाली नहीं दिखेगी। और अगर आप तिरछा देखेंगे तो फिर दोनों आपको दिख जाएंगे। तो आपको कैसा देखना है, एक सीध में, बिल्कुल। तो आपको अपनी आईज को उस जगह रखना है जब ये दोनों पिंस एक सीध में दिख जाएं आपको, एक सीध में बिल्कुल। और देख करके उसी कागज पे अब यहां पर कहीं पर अपनी आंख और यहां के बीच में कहीं पर फिर से एक पिन आपको लगानी है बोर्ड में। वो जो पिन आपकी लगनी चाहिए तो वो कैसी लगनी चाहिए, ऐसी लगनी चाहिए कि जब हम उस तीसरी पिन को ऐसा पेपर पे लगा दे बोर्ड पे, तो वो पिन जब लगे तो फिर ये दोनों पिन दिखना बंद हो जाए। इससे क्या पता चला, अगर इसको लगाने के बाद ये दिखना बंद हो गई, इसका क्या मतलब कि हमने तीसरी वाली पिन इनकी बिल्कुल सीध में लगा दिया है। समझ में आया। एक्चुअली क्या ये सीध में है, नहीं है, लेकिन प्रिज्म हमको दिखाता है कि आपकी ये दोनों पिन इस लाइन में आ रही है। ये प्रिज्म का एक्शन है, क्योंकि वो लाइट को क्या कर देता है, मोड़ देता है। तो एक तीसरी पिन भी हमने यहां पर लगा दिया। तीसरी पिन कैसी लगानी है, कहां लगानी है, पता लगा कैसी लगानी है। पहली बात तो यहां से देख के लगानी है, कहीं पर लगेगी। ऐसी लगानी है कि जब हम वो तीसरी पिन लगाएं तो बाकी की पीछे की जो 2 पिन प्रिज्म में दिख रही हैं हमको, वो छुप जानी चाहिए। तीसरी लगा दी हमने, लेकिन अभी हमारा काम नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि प्रिज्म के इधर और यहां पर ये प्रिज्म रखा है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ये प्रिज्म जैसा भी आपने बाउंड्री बनाई ऐसा रखा है, और आप उस समय यहां से देख रहे हो। इधर से आपतित किरण आती है, यहां से आप देखते हो, ठीक है, ऐसा। अब एक पिन तो बन गई, लेकिन रेखा बनाने के लिए कम से कम हमको कितनी बिंदु चाहिए, 2। तो अब हम क्या करते हैं, एक चौथी पिन लेके आते हैं। ये 2 पिन तो ऑलरेडी वो उधर की तरफ लगी हुई है, ये वाली। तीसरी पिन हमने इन दोनों की सीध में ऐसे लगा दिया है। एक चौथी पिन लेके आएंगे, उसको फिर और आगे लगाएंगे, यहां पे, कहां, उसको यहां कहीं लगाएंगे, क्योंकि 4 चीजें एक सीध में तो हैं, ये तो पक्का है। ये 2 पिन, तीसरी पिन और हमारी आंख। लेकिन आंख को तो हम पेपर पे ट्रेस नहीं कर सकते, तो हमें एक पिन और लगानी पड़ती है। और वो जो चौथी पिन लगाएंगे, फिर चौथी पिन कैसी लगनी चाहिए कि बाकी जो आपको पीछे 3 पिन दिख रही हैं वो सब छुप जाएं। उससे क्या पता लगेगा कि अब चारों के चारों पिन एक सीध में आ गई बिल्कुल। और ये वाली पिन भी हम लगा देंगे। बहुत अच्छे से आपको करना है, बहुत फाइन तरीके से करना है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती से आपके एंगल बिगड़ जाएंगे इसके। और अगर आपने इतना कर लिया कि अब आप जब यहां से देखते हो तो ये वाली पिन आपको दिखती है
और ये वाली बाकी 3 पिन्स आपको नहीं दिखती, जो चारों पिन एक सीध में आ गई बिल्कुल। अब आप अपना ये जो प्रिज्म यहां पर अभी रखा हुआ है, इस प्रिज्म को यहां से क्या करोगे, हटा दोगे, हटा दीजिए। और ये जो 2 पिन है, अब ये सारी पिनें भी उखाड़ दीजिए, काम खत्म। यहां पर ऐसे छोटे छोटे सर्कल आप बना दो, इससे हमको पता चलेगा कि यहां पर ये 2 पिन का रास्ता हमको दिखा है। अब हम यहां पर स्केल रखेंगे और स्केल रख के कागज पे दोनों को हम ऐसा मिला देंगे, मिला देंगे, ऐसा पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे। ये आप देखिए मिला कुछ आपको। ये प्रकाश किरण के जाने का क्या था, वास्तविक पाथ, वास्तविक रास्ता। लेकिन ये प्रकाश किरण प्रिज्म की वजह से हमको यहां से नहीं दिखी, यहां से नहीं दिखी, हमको ये प्रकाश किरण यहां से दिखी। इसका मतलब है आने को प्रकाश किरण ऐसे आई है, लेकिन जब निकलने की बारी आई है प्रिज्म से तो ऐसे निकल के जा रही है फिर वो। और आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच एक एंगल बनता है, इस एंगल का ही हमने क्या नाम रखा है, डेल्टा। इसका नाम रखा है हमने विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। इस तरह से हमारी एक रीडिंग कंप्लीट हो गई और हम चांदी को रखकर, प्रोट्रैक्टर को रखकर ये वाला कोण बड़ी आसानी से नाप सकते हैं, चांदी की मदद से तो नाप सकते हो। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब आपने 25 डिग्री का आपतन कोण रखा था तो उस समय आपको विचलन कोण प्रिज्म ने कितना दिखाया, ये आपको वहां से मिल जाएगा। फिर दूसरे वाले फिगर में आ जाओ, यहां पर भी सेम एक्सपेरिमेंट हमको करना है, लेकिन अब ये वाला एक्सपेरिमेंट एक अलग आपतन कोण के साथ हो रहा है। तो हमने देखा, ये जब सब किया हमने देखा कि अगर हम आपतन कोण बदलते जाते हैं तो हमको यहां पर अलग अलग विचलन कोण भी मिलते हैं। आपतन कोण चेंज करते थे तो ये विचलन कोण भी बदलते जाता था। बात समझ आ रही है कुछ आपको? अब आपतन कोण बदलने से विचलन कोण बदल रहा था, तो हमने क्या किया, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच एक ग्राफ बना लिया। ये कुछ समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आया? ऐसे कम से कम 5-6 रीडिंग हमको अपने पेपर पर लेनी है। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम आपतन कोण बदलते जाते हैं, ये विचलन कोण हर बार हमको डिफरेंट मिलता है। अगर ये अभी मिला 50 डिग्री तो हो सकता है 30 पे आपको थोड़ा कम मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा आपको। तो इस तरह से अलग अलग आपतन कोण के लिए अलग अलग विचलन कोण हमको मिला। तो हमने आपतन कोण और विचलन कोण के बीच एक ग्राफ बना डाला, और वो ग्राफ हमको कैसे मिला उसको हम देखते हैं। तो मेरे पास इसकी कोई एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक टेबल बनाते हैं और उसकी मदद से हम ग्राफ बताएंगे आपको बना करके। एक तरफ क्या रखेंगे, आपतन कोण, और दूसरी तरफ विचलन कोण। यहां पर सबसे पहले हमने आपतन कोण किया 25 डिग्री। बाई चांस मैंने मान लिया कि हमको विचलन कोण मिला 50 डिग्री, फिर हमने इसको बढ़ा के 30 डिग्री कर दिया। ये ध्यान रखें, ये मेरे पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं केवल अपने मन से लिखे ले रहा हूं। 30 डिग्री अगर आपने लिया, हो सकता है उस समय ये 45 डिग्री आ जाए। 35 डिग्री लिया, ये 40 डिग्री आ गया। आपने 40 डिग्री ले लिया आपतन कोण, अब ये आ गया 42 डिग्री। यहां पर आपने आपतन कोण बढ़ा के 35 डिग्री कर दिया, ये 46 डिग्री हो गया। आपने आपतन कोण को, सॉरी, ये 45, आपतन कोण को बढ़ाकर आपने 50 डिग्री कर दिया, और विचलन कोण हमने देखा 52 डिग्री आ गया। सो दिस इज नॉट एनी एग्जैक्ट डाटा, मैं आपको समझाने के लिए अपने मन से हमने ये टेबल बना ली है कि अब आप देखें आपतन कोण जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाते हैं, आपतन कोण लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विचलन कोण में हमने देखा कैसे बदलाव दिखता है हमको। पहले तो विचलन कोण क्या हो रहा था, कम हुआ, लेकिन अचानक से एक जगह पर आकर विचलन कोण बढ़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब ये हमको पता नहीं चल पाया, 35 से 40 के बीच में कहीं पर बढ़ा ये। अब ये पता नहीं चला कि 36 पे बढ़ा होगा ये,
शुरू हुआ होगा बढ़ना, 37 पे, 38 पे, 39 पे या 40 पे ही बढ़ना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अगर 40 से फिर 42 हुआ है, इसका मतलब बीच में यहीं कहीं पलटा है ये। अब यहां कहीं पलटा है तो 35 और 40 के बीच में ही कहीं पलटा ये, लेकिन 36, 37, 38, 39 कहां पर पलटा टेबल से हमको पता नहीं चला। आपको पता चला क्या? नहीं पता चलेगा। 5 का अंतर लिया हमने कि नहीं लिया, और इन 5 के अंतर में ही कहीं पर ये उलट गया, 40 का फिर 42 आ गया। तो पता नहीं कौन से एंगल पे 36, 37, 38, 39, पता नहीं कौन से एंगल पर ये 40 या उससे और नीचे गया होगा, शायद फिर बढ़ना शुरू हुआ होगा और बढ़ के 40 पे हमको 42 मिल गया आकर के। लेकिन यहीं कहीं पर पहले ये घट रहा था और लेकिन यहीं पर कहीं पर बढ़ना भी स्टार्ट हुआ है बीच में। बट विद द हेल्प ऑफ टेबल हम उस एंगल को पता नहीं लगा सकते कि कौन से एंगल पर ये बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ये कुछ समझ में आ रहा है आपको कि 40 पहले क्या हो रहा था? देखो लगातार घट रहा है कि नहीं घट रहा है, और फिर अचानक से 35 के बाद 40 पे देखा बढ़ गया। तो यहां कहीं बीचे में तो बढ़ा होगा भाई। 40 का 42 अचानक से तो नहीं हो गया होगा ना। 40 से 40.1 हुआ होगा, 0.2 हुआ होगा, इस तरीके से बढ़ा होगा। लेकिन 35 और 40 के बीच में ये कहीं कुछ हुआ है, लेकिन टेबल से हम पता नहीं लगा सकते। वो कौन सा कोण है आपतन कोण जिस पर विचलन कोण फिर से पलटा होगा, फिर से बढ़ना शुरू हुआ होगा, टेबल में हमको पकड़ में नहीं आता ये। तो हम इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। फिर कैसा ग्राफ बना लेते हैं? यहां पर ये हम एक ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं। इधर की तरफ हम एक्स एक्सिस की तरफ यहां पर हम आपतन कोण को ले लेते हैं, आपतन कोण आई, और इस तरफ हम ले लेते हैं विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा। ठीक है, आपतन कोण की हमने 5-5 के डिफरेंस पर लिया है, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर हो सके तो आप 2-2, 3-3 डिग्री के अंतर में केवल लो, और ज्यादा फाइन तरीके से आपको मिलेगा। यहां से हमने स्टार्ट किया 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसा आपतन कोण ले लिया। विचलन कोण, विचलन कोण को भी ऐसा आप लीजिए। विचलन कोण में सबसे छोटा हमको यहां पर फिलहाल क्या मिला है? 40 डिग्री। आप एक काम करो, आप 30 से स्टार्ट कर लो इसको। 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, यहां पर 50 डिग्री, ऐसे हमने ले लिया। तो जब भी आप प्रिज्म के इसमें प्रैक्टिकल में स्टार्ट करें तो विचलन कोण को 30 से आप स्टार्ट करें, जबकि यहां पर सबसे कम कौन सा दिख रहा है मुझे? 40। लेकिन आप शुरुआत कहां से करेंगे? 30 से, और बराबर बराबर डिस्टेंस पर निशान बना करके 30, 35, 40, 45, 50 ऐसे कर लें। और बीच बीच में कितने का डिफरेंस है इनके? 5-5 का, वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। 25 डिग्री आपतन कोण पर डेल्टा 50 डिग्री है। 25 डिग्री आपतन कोण पर डेल्टा 50 डिग्री, तो पहला निशान यहां मिला हमको। 30 डिग्री आपतन कोण पर विचलन कोण 45 डिग्री, 30 डिग्री आपतन कोण पर विचलन कोण 45 डिग्री। इसके सीध में आप इसको लेके आएंगे, ये ऐसे निशान हमने लगा दिया। 35 डिग्री पर कितना मिला हमको? 40 डिग्री। तो 35 डिग्री इधर से और 40 डिग्री इधर से, दोनों की सीध में एक निशान हमने यहां लगा दिया, इस तरह से। ठीक है, अच्छा 40 डिग्री पर 42 डिग्री, 40 पर 42, तो 42 इस 40 से थोड़ा ऊपर होगा, तो 40 डिग्री पर ये यहां पर थोड़ा ऊपर कर लिया, ये निशान लगा दिया हमने। 45 पर 46 डिग्री, 45 डिग्री आपतन कोण है तो 46 डिग्री, 46 इस 45 से थोड़ा ऊपर होगा, यानी कि यहां कहीं पर होगा, इसका निशान लगा लिया। फिर 50 डिग्री पे 52 डिग्री,
50 डिग्री पे, ये ऐसा 52 पे निशान हमने लगा लिया। अब इन सारे पॉइंट्स को हमको ज्वाइन करना है, मिलाना है। लेकिन आपको बहुत याद रहे, ये जो आप आपतन कोण और विचलन कोण के बीच का ये ग्राफ बना रहे हो, इसमें कभी भी आप ऐसा मत करें कि आप पटरी रख करके इन सब बिंदुओं को मिला दीजिए, ऐसा कभी मत करिए। इस ग्राफ को आपको कैसा बनाना है, एक स्मूथ कर्व आपको बनाना है, और स्मूथ कर्व आप अपने फ्री हैंड से बनाइए। क्यों स्मूथ कर्व क्यों बनाइए? क्योंकि आपने यहां पर 25 की रीडिंग ली है, इसके सीधे बाद किसकी रीडिंग ली है? आपने 26, 27, 28, 29 की रीडिंग नहीं ली है, तो आप सीधे लाइन नहीं मिला सकते। ऐसे ही आपने 5, 5 का अंतर किया है, तो आप कभी भी सीधी रेखा मिला नहीं सकते। आप हमेशा क्या करिए, एक स्मूथ कर्व बनाइए और अपने फ्री हैंड से बनाइए। और कभी ये कोशिश मत करिए कि ग्राफ बनाते समय इनमें से कोई भी पॉइंट थोड़ा बाहर चला गया ग्राफ के, थोड़ा अंदर आ गया, चलेगा, लेकिन लाइन के चक्कर में मत पड़े। उसको मिलाते हुए एक स्मूथ कर्व आपको बनाना है। कैसे? देखिए मैं इसको बनाता हूं ऐसे। ये मेरा पॉइंट थोड़ा अंदर रह गया, ठीक है, रह जाने दीजिए। ये ऐसे कर्व मैंने बना दिया, इस तरह से देखिए, ये इस तरीके से हमने एक ग्राफ बना दिया, स्मूथ कर्व। अब अगर आप लाइन बनाते तो इसको इससे मिलाते, फिर इसको इससे मिलाते, फिर इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, ऐसे। तो ये हमने एक स्मूथ कर्व बनाया। और आप देखें, ये स्मूथ कर्व से आपको क्या पता चला, ये आपका 40 डिग्री वाला पॉइंट था, 40 डिग्री वाला पॉइंट था ना। ये जब आपने स्मूथ कर्व बनाया तो ये कर्व उस 40 से भी थोड़ा नीचे आया है। देख रहे हैं, 40 से भी नीचे आया है। ये 40 से नीचे आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 35 डिग्री पर 40 हुआ था, 40 डिग्री पर 42 मिला था हमको। अचानक से 40 के बाद हमको क्या मिल गया था? 42 डिग्री मिल गया था। हम ये समझ नहीं पाए थे टेबल से कि 35 और 40 के बीच में ही ये बढ़ना शुरू हुआ है, पर किस एंगल पर ये बढ़ना शुरू हुआ हम ये जान नहीं पाए थे। लेकिन कर्व से हम उस एंगल को पकड़ सकते हैं। कैसे? आप देखिए, इस टेबल में सबसे छोटा एंगल कौन सा मिलता है आपको? 40 डिग्री। लेकिन अगर आपने स्मूथ कर्व बनाया है तो आप देखें, सबसे छोटा एंगल यहां पर कितना मिलता है आपको? 35 से थोड़ा ऊपर है, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे इसने क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू अवर टेबल सबसे छोटा विचलन कोण कौन सा है? 40। और 40 के तुरंत बाद हमको क्या देखने को मिला था? आपको क्या ये पता चला था कि 40 के बाद ये 38 आया था, 39 आया था, 37 गया था, और 37 के बाद बढ़ना शुरू हुआ तो 42 हो गया। टेबल से नहीं पता चला, वहां से पता चला हमको कि अगर हमने इसको ऐसा सीध में यहां पर मिला दिया तो यहां पर कुछ एंगल आता होगा 38। अब हम ये समझ गए कि जरूर ऐसा हुआ होगा कि विचलन कोण घटते 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 मिनिमम कहां तक गया होगा? 38 डिग्री तक गया होगा, 37 डिग्री तक गया होगा, और उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया है वो। तो विचलन कोण की सबसे छोटी वैल्यू हमको कितनी मिली? 37 डिग्री। जबकि टेबल से आपको सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल रही थी? 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण का जो मिनिमम वैल्यू है, जो उसकी सबसे छोटी वाली वैल्यू है, क्या आपको टेबल में पकड़ में आई थी? वो टेबल में पकड़ में नहीं आई। कहां से पकड़ लिया हमने उसको? ग्राफ से पकड़ लिया। तो ये इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? इस ग्राफ को बोलते हैं आई डेल्टा कर्व। आपतन कोण और विचलन कोण के बीच का ये कर्व है। तो आप ध्यान रखें, इसलिए ग्राफ को कैसा बनाना चाहिए? स्मूथ कर्व आपको बनाना चाहिए। अब अगर आप स्मूथ कर्व नहीं बनाते तो क्या होता, उसके बारे में भी देख लीजिए जरा। अगर आप ग्राफ को ऐसा स्मूथ कर्व नहीं बनाते, आप लाइनें मिलाते ऐसे 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 ऐसे, तो क्या सबसे छोटा वाला एंगल जो यहां आपको मिला है, क्या वो आपको मिल पाता? कभी आप कभी नहीं मिल पाता आपको। तो आपको कभी ये पता ही नहीं चलता कि इस प्रिज्म ने
छोटा से छोटा विचलन कोण, क्योंकि लगातार क्या होते जा रहा था, कम होते जा रहा था, और एक निश्चित एंगल के बाद विचलन कोण का क्या स्टार्ट हो गया, बढ़ना। तो आप कभी ये ना जान पाते कि सबसे छोटा विचलन कोण जो प्रिज्म ने बनाया वो कितना बनाया होगा, आप कभी समझ ही ना पाते। अगर आप ऐसे लाइन से मिलाते तो कभी भी स्ट्रेट लाइन स्केल रखकर मिलाना नहीं चाहिए। आई डेल्टा कर्व बनाते वक्त उसको आप अपने फ्री हैंड से स्मूथ कर्व बनाइए और ऐसा बनाएं, क्योंकि जो एंगल टेबल में पकड़ नहीं पाएंगे आप, वो एंगल आपको ग्राफ बता देगा। और कितने आपतन कोण पर देखो, 35 और 40 डिग्री आपतन कोण के बीच में बनना शुरू हुआ था। अब आपको ये पता लगाना है कौन से कोण में बनना शुरू हुआ, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं। यहां से इधर की तरफ लंब डाल दीजिए, हो सकता है यहां 36 डिग्री हो। तो अब हमको क्या पता चल गया कि 35 और 40 के बीच में किस आपतन कोण पर इसकी वैल्यू सबसे छोटी थी। आंसर 36 डिग्री पर सबसे छोटी वैल्यू मिली। कितनी मिली? 37 डिग्री। जितना भी यहां पर एंगल आएगा वो चीज। तो विचलन कोण शुरुआत में क्या होता है, हम आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं विचलन कोण का मान लगातार क्या होता है, घटता है। आप देखो ना, आपतन कोण जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, पहले शुरू में विचलन कोण क्या होता है, घटता है। एक निश्चित विचलन कोण होता है, इसके बाद फिर से डेविएशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब आपका ये पॉइंट देखो अंदर रह गया थोड़ा, ये पॉइंट थोड़ा अंदर रह गया, ये पॉइंट बाहर रह गया, कोई परवाह मत कीजिए, आप स्मूथ कर्व बनाइए। तो ये जो सबसे छोटा कोण हमको यहां पर मिलता है, ये वाला, ये लाइन कौन से कोण को रिप्रेजेंट करती है, विचलन कोण को। यहां पर विचलन कोण का सबसे छोटा मान हमको मिला, इसका नाम हमने रखा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण। नहीं समझ में बात आई? इसका नाम, इस कोण का हमने क्या नाम रखा है, न्यूनतम विचलन कोण। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। तो इस तरीके से हमको प्रिज्म में ये चीजें मिली। अब आपको समझ आया? फिर से बताएं, अगर आप जैसे जैसे प्रिज्म पर प्रकाश किरण का आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं, विचलन कोण प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में घटता है, और एक निश्चित आपतन कोण आने पर यह एक निश्चित विचलन कोण तक घटता है। इसके बाद विचलन कोण का मान क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो जो सबसे कम वाला विचलन कोण हमको मिलता है, उसका हमने क्या नाम रखा है, न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण। उसको प्रदर्शित किससे करते हैं, डेल्टा एम से। क्या डेल्टा एम को कभी भी आप टेबल में से ज्ञात कर सकते हो? कभी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि टेबल में तो आपने 5-5 के अंतर पर लिया है। आपको क्या पता होगा सबसे कम कितना गया था, फिर कहां से बढ़ना शुरू हुआ है, आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन वो वाला आपको एंगल कहां से पकड़ में आ जाएगा, ग्राफ से। इसलिए प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ आपको बनाना है जरूर। अब ये ग्राफ आपको समझ आ गया, तो हम चाहें तो यहां से अल्पतम विचलन कोण को परिभाषित कर सकते हैं, उसकी परिभाषा बना सकते हैं। आप एक काम करें, इसको नोट कर लें, फिर हम अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा बनाते हैं। तो क्या डिफिनेशन हमने लिखी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण का आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ाते जाने पर प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण का विचलन कोण पहले तो घटता जाता है। अभी टेबल बनाई थी, उसमें आपने देखा पहले तो घटता जाता है तथा एक निश्चित आपतन कोण के बाद विचलन कोण पुनः बढ़ने लगता है। आपतन कोण हम बढ़ाते ही रहते हैं लगातार, विचलन कोण पहले घटता है, बाद में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात एक ऐसी स्थिति आती है जब विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। कहां पर है वो स्थिति, ग्राफ में, ये सबसे कम विचलन कोण यहां पर है, इससे नीचे तो कोई पॉइंट नहीं है ग्राफ में। तो सबसे छोटा विचलन कोण हमको ये वाला मिला था। और अगर आपतन कोण उस समय का आपको देखना है तो यहां से आप देखिए, विचलन कोण देखना है उसकी अच्छे से देखिए। एक ऐसी स्थिति आती है जब विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। विचलन कोण के इस मान को, ये जो सबसे कम वाला मान है विचलन कोण का, इस मान को ही अल्पतम अथवा न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। प्रदर्शित किससे करते हैं इसको, हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं।
और प्रिज्म में हमने एक और बड़ी अजीब चीज देखी। क्या देखा कि हमने क्या किया, जब हमको पता चल गया कि इस वाली स्थिति पर कि जब आपतन कोण इतने डिग्री का होगा विचलन कोण उस समय इतने का मिलेगा। बाई चांस ये 36 डिग्री का हमको मिला, जो भी मिला। अब हमने क्या किया, हमने अपने प्रिज्म को 36 डिग्री पर आपतन कोण के लिए सेट कर दिया। भाई अब तो आपको ये पता चल गया ना कि इस आपतन कोण पर विचलन कोण का मान सबसे कम रहेगा, पता लग गया हमको। अब हमने अपने प्रिज्म को उसी आपतन कोण के लिए सेट करके रख दिया। जब हमने सेट करके रखा उस वक्त हमने एक बड़ी अजीब चीज देखी। क्या देखा कि उस वक्त अगर आपतन कोण आई है और निर्गत कोण आई डैश है तो ये दोनों के मान आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर। हमने देखा, और ये आर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, आर डैश के बराबर हो जाती है। लेकिन कब ऐसा हुआ, जब आपतन कोण 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, 35, 40, 45, 50, या जब 36 डिग्री है तब 36 डिग्री। और 36 डिग्री आपतन कोण होने पर प्रिज्म कौन सी अवस्था में है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। हम उस प्रिज्म को उस वक्त क्या बोलते हैं कि हमारा प्रिज्म इस समय न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, ये हम उसके लिए बोलते हैं। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमने क्या पाया कि जो आई है वो किसके बराबर होगा, आई डैश के, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर, और आर किसके बराबर होगा, आर डैश के। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में यह भी आपको याद रखना है कि जब आप अपने प्रिज्म को अल्पतम विचलन वाली कंडीशन के लिए सेट करोगे, बाकी कंडीशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जब आप मिनिमम डेविएशन के लिए उसको सेट करोगे अल्पतम विचलन वाली स्थिति में, अल्पतम विचलन वाली स्थिति में आई की वैल्यू आई डैश आती है तथा जो आर है वो आर डैश के बराबर आता है। तो ये भी हमको मिला कि अगर आपके प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन आपको मिल रहा है उस वाली कंडीशन में आपतन कोण निर्गत कोण अर्थात आई आई डैश के बराबर होगा और आर आर डैश के बराबर होगा। ये हमने देखा उस पे, तो हमने कंडीशन बना डाली। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, प्रिज्म देखा क्या होता है। प्रिज्म से आज विचलन कोण किसको बोलते हैं, विचलन कोण किसको बोलेंगे आप, प्रिज्म पर आपतित किरण तथा प्रिज्म से निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण को डिफाइन कर लेते हैं, इसको हमने नहीं लिखा अभी तक, अल्पतम विचलन कोण लिख लिया है पर केवल विचलन कोण अभी नहीं लिखा गया। तो थोड़ा जरा इसकी भी डेफिनेशन बना लीजिए, किसको बोलेंगे विचलन कोण बताइए। प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण तथा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण कहा जाता है। और विचलन कोण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए चित्र में ये कहां है, ये आपतित किरण थी और ये निर्गत किरण है, दोनों के बीच यहां पर एक एंगल बना हुआ है और इसी का हमने सिंबल बनाया डेल्टा, इसी का नाम हमने रखा है विचलन कोण। तो हमने प्रिज्म देखा क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, प्रिज्म क्या करता है, एक्शन क्या होता है उसका, रे का रास्ता कैसा होगा, किधर की तरफ मोड़ेगा, ये भी देखा।
और आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण का क्या होता है ये भी स्टडी किया। एक न्यूनतम विचलन कोण को भी स्टडी किया और न्यूनतम विचलन कोण वाली स्थिति में क्या शर्त होंगी, क्या शर्तें लागू होंगी, ये भी हमने स्टडी किया। तो आज हम प्रिज्म में इतना ही रखेंगे। जब आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिज्म के साथ मिलेंगे तो हम ये पढ़ाई करेंगे कि प्रिज्म में ये जो प्रिज्म के पदार्थ होगा, कांच का बना है, प्लास्टिक का बना है, जिस भी पारदर्शी माध्यम का बना होगा उसके अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, इसको डिराइव करेंगे हम नेक्स्ट क्लास पे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।